एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक तेजी से सरपट दौड़ रही सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार का दूर से पीछा कर रहे थे। ओवरटेक करके बाइक जैसे ही स्कॉर्पियो के समांतर आई, बाइक के पीछे बैठे नकाबपोश ने ड्राइवर को लक्ष्य बनाकर उसके हाथ पर गोली मार दी। गोली लगते ही स्कॉर्पियो के ड्राइवर के हाथ से स्टीयरिंग छूट गया और कार लहराते हुए डिवाइडर से जा टकराई। तभी घायल ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला। वह कार से निकलकर भागने ही वाला था कि तभी वह बाइक सवार बदमाश उसके करीब जा पहुंचे और उससे पूछा, कार में पीछे बैठा बैंक मैनेजर शैलेंद्र ही है ना? दर्द से कराह रहे ड्राइवर ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी हथियार बंद नकाबपोश बदमाश ने कार में पिछली सीट पर बैठे बैंक मैनेजर शैलेंद्र कुमार सिन्हा के पास पहुंचकर सिर में एक और सीने में दो गोलियां उतार दी। इसके बाद वह हवा में असलहा लहराते हुए आराम से निकल गए। जिस समय यह घटना घटी थी उस समय सुबह के 8 बजे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग होने के बावजूद सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क पर खून से लथपथ युवक को दर्द से तड़पता देखकर कुछ बाइक वाले वहां रुके तो ड्राइवर ने उनसे मदद मांगी और 100 नंबर पर फोन करके घटना की सूचना पुलिस को देने का अनुरोध किया। ड्राइवर ने अपना नाम अनिल बताया और कहा कि बदमाशों ने कार में बैठे उसके मालिक को भी गोली मारी है। यह घटना बिहार के नालंदा जिले की फतुहा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 5 जून को सुबह 8 बजे के करीब घटी थी। इसके बाद भीड़ में से एक व्यक्ति ने 100 नंबर पर फोन कर घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी। सूचना मिलते ही फतुहा थाने के थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। कार चालक अनिल डिवाइडर के किनारे बैठा दर्द से कराह रहा था। उसके दाएं हाथ से खून लगातार बह रहा था। कार में पिछली सीट पर खून से लथपथ रिटायर बैंक मैनेजर शैलेंद्र कुमार सिन्हा की लाश पड़ी हुई थी। क्राइम सीन देखकर ऐसा लग रहा था कि बदमाश ने शैलेंद्र को करीब से गोली मारी थी। छानबीन में पुलिस को 7.5 mm का एक खोखा कार में से बरामद हुआ था। सबूत के तौर पर पुलिस ने खोखे को अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच थाना प्रभारी मनोज कुमार ने एसपी ग्रामीण कांतेश कुमार मिश्र घटना की जानकारी मिलते ही दोनों पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एक बात पुलिस अधिकारियों को खटक रही थी कि बदमाशों ने चालक को क्यों नहीं मारा, उसे छोड़ क्यों दिया, उसकी हत्या क्यों नहीं की, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। गोली लगने से चालक अनिल की हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए पुलिस ने उसे जल्द से जल्द जिला हॉस्पिटल भेज दिया ताकि उसके जरिए बदमाशों तक आसानी से पहुंचा जा सके। शैलेंद्र कुमार की हत्या का वही एक चश्मदीद गवाह था। बेहतर इलाज के बाद चालक अनिल के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ तो उसी समय शाम 3 बजे के करीब थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह बयान लेने जिला अस्पताल पहुंचे जहां अनिल भर्ती था। कैसे हो अनिल, अब कैसा फील कर रहे हो? थाना प्रभारी मनोज कुमार ने मुस्कुराते हुए पूछा। पहले से बेहतर हूं और अच्छा महसूस कर रहा हूं, अनिल ने बताया। अच्छा बताओ कि यह कैसे और क्या हुआ था? साहब, मैं कार चला रहा था कि तभी साइड से आए एक बाइक वाले ने मुझे गोली मारी जो हाथ में लगी। गोली लगते ही कार की स्टीयरिंग मेरे हाथ से छूट गई और कार डिवाइडर से जा टकराई। फिर बाइक पर पीछे बैठे नकाबपोश बदमाश ने मुझसे पूछा कि कार में बैठा क्या शैलेंद्र यही है? मैंने हाँ कह दिया। मेरे हाँ कहते ही उस बदमाश ने साहब को गोलियों से भून डाला और फरार हो गए। अनिल बोला, वह बाइक पर कितने बदमाश थे? थाना प्रभारी ने पूछा। साहब, दो, उसने बताया। दोनों बदमाशों में से किसी का चेहरा याद है तुम्हें? उन्होंने अगला सवाल किया। नहीं साहब, कैसे चेहरा देखता जब दोनों के चेहरे नकाब से ढके थे? अनिल बोला। ओह, थानेदार मनोज कुमार ने एक लंबी सांस छोड़ी। अच्छा, यह बताओ तुम आ कहां से रहे थे? नालंदा के गढ़ पर स्थित प्रोफेसर कॉलोनी से आ रहे थे। साहब के छोटे बेटे मनीष गुवाहाटी से पटना आ रहे थे, उन्हें ही रिसीव करने साहब को लेकर पटना जा रहा था। इतना कहकर अनिल रोने लगा। तुम्हारे साहब के घर में कौन कौन रहता है और तुम्हारे यहाँ आने की जानकारी किस किस को थी? थाना प्रभारी ने पूछा। साहब के साथ मेम साहब और उनका बड़ा बेटा पीयूष रहता है। पीयूष दिव्यांग है। मैम साहब और पीयूष बाबा के अलावा किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी, उसने बताया। ठीक है, अभी तो मैं चलता हूँ, बाद में आकर फिर तुमसे मिलूंगा। थानेदार मनोज कुमार सिंह ड्राइवर अनिल से पूछताछ कर वहां से थाने लौट आए थे। इधर शैलेंद्र कुमार की जानकारी मिलते ही उनके घर में कोहराम छा गया था। मृतक शैलेंद्र कुमार की पत्नी सरिता देवी का रो रो कर बुरा हाल था। ससुर की हत्या की जानकारी
जैसे ही दामाद पवन कुमार को हुई वह भागा भागा मोर्चरी पहुंचा, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश मोर्चरी में रखी हुई थी। गुवाहाटी से पटना आ रहे बेटे मनीष को रास्ते में ही फोन से पिता की हत्या की जानकारी दे दी गई थी, इसलिए वह भी सीधा मोर्चरी पहुंच गया था। इस बीच में पुलिस ने मनीष की तरफ से 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा लिया। बेटा, दामाद और रिश्तेदारों ने मिलकर शैलेंद्र कुमार का गंगा के किनारे शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया और अपने अपने घरों को लौट आए। फिर मनीष जलपान के साथ घर देर रात पहुंचा। बेटे को देखकर मां की आंखें फपक पड़ी तो मनीष भी खुद को रोक नहीं पाया। मां को रोता देख उसकी आंखें बरस पड़ी। रोते रोते दोनों एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। पल भर के लिए वहां का माहौल एकदम से फिर गमगीन हो गया था। दामाद पवन कुमार कुछ देर वहां रुका। उसने सास और साले को समझाया और फिर रामकृष्ण नगर पटना अपने किराए के कमरे पर वापस लौट गया। अगले दिन थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह हत्या की गुत्थी सुलझाने और जानकारी लेने के लिए घर पर कॉलोनी में स्थित मृतक शैलेंद्र कुमार के आवास पहुंचे। घर में वैसे ही मातम छाया हुआ था। घर का गमगीन माहौल देखकर थाना प्रभारी का मन द्रवित हो गया। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि बैंक मैनेजर की पत्नी से कैसे पूछताछ करे, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, उसे तो पूरा तो करना ही था। उन्होंने मृतक की पत्नी सरिता देवी से हत्या के संबंध में कुछ जरूरी सवाल पूछे। सरिता देवी के जवाब से इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह को ऐसा कहीं नहीं लगा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी हो। उनके जवाब से एक बात साफ हो गई थी कि पूर्व बैंक मैनेजर शैलेंद्र कुमार की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी। निश्चित ही उनका कोई ऐसा अपना था जिसे उनकी गतिविधियों के बारे में पल पल की जानकारी थी। उसने अपने बदमाशों के साथ मुखबरी का खेल खेला और उनकी जान ले ली। सरिता देवी से पूछताछ करने के बाद विवेचना अधिकारी मनोज सिंह थाने वापस लौट आए थे। रास्ते भर वे यही सोच रहे थे कि आखिर वह कौन हो सकता है जिसने मुखबरी की भूमिका निभाई होगी और उनकी हत्या से किसका क्या लाभ हुआ होगा। हत्या की गुत्थी एकदम से उलझती चली जा रही थी। इसके सुलझाने का एक आखिरी रास्ता कॉल डिटेल ही बचा था। 7 जून को पुलिस को मृतक शैलेंद्र की कॉल डिटेल्स मिल गई थी। विवेचना अधिकारी सिंह ने कॉल डिटेल का अध्ययन किया तो उसमें एक नंबर ऐसा भी मिला जिससे काफी बातचीत हुई थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी से उस नंबर के बारे में जानकारी मांगी तो वह नंबर मृतक के दामाद पवन कुमार का निकला। विवेचना अधिकारी मनोज कुमार सिंह की नजरों में पता नहीं क्यों पवन संदिग्ध रूप में चढ़ गया था। फिर उन्होंने पवन के बारे में सरिता देवी से जानकारी ली। सास सरिता देवी ने उन्हें दामाद पवन के बारे में जो जानकारी दी सुनकर वह चौंक गए थे। पता चला कि पवन ने अपनी पत्नी सृष्टि के होते हुए अपने बड़े साले की पत्नी निभा से प्रेम विवाह कर लिया था। यही नहीं, एक मोटी रकम को लेकर ससुर शैलेंद्र और दामाद पवन के बीच कई महीनों से रस्साकसी चल रही थी। दरअसल बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन के पास 15 कट्टे की जमीन थी। वह जमीन शैलेंद्र कुमार को पसंद आ गई थी। दामाद पवन ने उन्हें वह जमीन दिलवाने की हामी भी भर दी थी। दामाद के जरिए 60 लाख में जमीन का सौदा भी पक्का हो गया था। जमीन मालिक को कुछ पैसे एडवांस दिए जा चुके थे और 17 जून को जमीन का बैनामा छोटे बेटे मनीष के नाम होना तय हो गया था। इसी दौरान शैलेंद्र की हत्या हो गई। इधर पुलिस ने पवन के मोबाइल नंबर को सर्विलांस में लगा दिया और मुखबरियों को भी उसके पीछे लगा दिया ताकि उसकी गतिविधियों के बारे में सही सही पता लग सके। अंततः पवन वह गलती कर ही बैठा जिसकी संभावना पुलिस को बनी हुई थी। उस गलती के सबूत पर पुलिस ने पवन को उसके रामकृष्ण नगर स्थित घर से धर दबोचा और उसे पूछताछ के लिए थाने ले आई। पुलिस ने पवन से कड़ाई से पूछताछ करनी शुरू की तो पवन एकदम से टूट गया और ससुर की हत्या का जुर्म कबूल करते हुए कहा, हाँ सर, मैंने ही सुपारी देकर ससुर की हत्या कराई थी। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। कहकर वह रोने लगा। तुम्हारे इस काम में और कौन कौन थे या फिर तुमने यह सब अकेले ही किया? विवेचना अधिकारी मनोज कुमार ने सवाल किया। साहब, मेरे इस काम में मेरी दूसरी पत्नी निभा, छोटा भाई टिंकू और शूटर अमित शामिल थे। उसने बताया। ठीक है, तो ले चलो सभी गुनाहगारों के पास। इसके बाद पुलिस पवन को कस्टडी में लेकर रामकृष्ण नगर पहुंची और उसकी पत्नी निभा तथा छोटे भाई टिंकू को गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन कंकड़बाग के अशोक नगर कॉलोनी से शूटर अमर को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद इस हत्या की जो कहानी सामने आई बेहद चौंकाने वाली थी। जहां पैसों के लालच में अंधे हुए दामाद ने
60 वर्षीय शैलेंद्र कुमार सिन्हा मूलतः बिहार के नालंदा जिले के गढ़ पर प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले थे। उनके परिवार में कुल 5 सदस्य थे, पत्नी सरिता देवी और 2 बेटे पीयूष, मनीष और एक बेटी सृष्टि। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। भौतिक सुख सुविधाओं की ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उनके घर में मौजूद ना हो। ऊपर से वह खुद भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर थे। उनकी अच्छी भली तनख्वाह थी, इसलिए बड़े मजे से कट रही थी जिंदगी। शैलेंद्र का बड़ा बेटा पीयूष दिव्यांग था। वह पूरी तरह से चल फिर नहीं सकता था। बेटे की हालत देखकर उनके कलेजे में टीस उठती थी। छोटा बेटा मनीष हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त था। शरीर से और दिमाग से भी पढ़ने में अव्वल था। अपनी योग्यता और काबिलियत की बदौलत मनीष की बैंक में नौकरी लग गई थी और वह गुवाहाटी में तैनात था। शैलेंद्र ने समय रहते दोनों बेटों की शादी कर दी थी। जिम्मेदारी के तौर पर एक बेटी बची थी। शादी करने के लिए उसके लिए भी वह योग्य वर की तलाश कर रहे थे। उन्होंने रिश्तेदारों के बीच में बात चला दी कि बेटी के योग्य कोई वर मिले तो बताएं। रिश्तेदारों के बीच से पटना का रहने वाला पवन कुमार का रिश्ता आया। पवन राजधानी पटना की पॉश कॉलोनी में कोचिंग सेंटर चलाता था। कोचिंग से उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। बैंक मैनेजर शैलेंद्र को यह रिश्ता पसंद आ गया। उन्होंने बेटी सृष्टि की शादी पवन से करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर दिया। पवन कुमार 2 भाई थे। दोनों भाइयों में पवन बड़ा था और टिंकू कुमार छोटा था। दोनों में पवन सुंदर और बेहद समझदार था। वह कोचिंग से इतना कमा लेता था कि अपना खर्चा निकालने के बाद कुछ बैंक बैलेंस बना लिया था। शैलेंद्र को यह रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने बेटी सृष्टि की शादी पवन से कर दी। एक प्रकार से पवन के कंधों पर ससुराल की देखरेख की जिम्मेदारी भी आ गई थी। वैसे भी बड़ा साला पीयूष दिव्यांग था। छोटा साला मनीष परिवार लेकर नौकरी गुवाहाटी में करता था। घर पर बचे सास ससुर, उनकी देखरेख के लिए एक व्यक्ति की जरूरत रहती थी। सो दामाद पवन सास और ससुर की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता था। दामाद के इस व्यवहार से सास ससुर दोनों बहुत खुश रहते थे। वैसे भी बिहार की यह परंपरा है कि बेटी और दामाद घर के मालिक की तरह होते हैं। सास और ससुर बेटी और दामाद की सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे। कोई भी काम होता तो वे दामाद से जरूर सलाह लेते थे, बिना सलाह नहीं करते थे। बराबर ससुराल आने जाने से बड़े साले की पत्नी निभा जो रिश्ते में पवन की सरहद लगती थी, दोनों के बीच खूब हंसी ठिठोली होती थी। हंसी ठिठोली होती भी कैसे नहीं, उनका तो रिश्ता था ही मजाक का। मजाक का यह रिश्ता दोनों के बीच में कब प्रेम के रिश्ते में बदल गया, ना तो पवन जान सका और ना ही निभा। यह रिश्ता प्रेम तक ही कायम नहीं रहा, बल्कि यह जिस्मानी रिश्ते में बदल गया था और पहली पत्नी के रहते पवन ने सरहज निभा से कोर्ट मैरिज कर ली और उसे लेकर पटना में रहने लगा था। दामाद की करतूतों की भनक जब सास ससुर को लगी तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दामाद ने काम ही ऐसा किया था, जिस थाली में उसने खाया था उसी में छेद कर दिया था। और तो और उसने सृष्टि का जीवन भी बर्बाद कर दिया था। बेटी की जिंदगी को लेकर माँ बाप चिंता के अथाह सागर में डूब गए थे। शैलेंद्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका दामाद ऐसी करतूत करेगा, कि उनका समाज में उठना बैठना तक मुहाल हो जाएगा। इतना होने के बावजूद उन्होंने बेटी को यही सीख दी कि कुछ भी हो जाए अपने हक के लिए लड़ना। वहां से कायरों की तरह भागना मत। बेचारी सीधी सादी सृष्टि करती भी क्या, किस्मत पर रोने के सिवा और होनी को कौन टाल सकता है। जो होना है उसे होकर रहना ही है। अपनी किस्मत की लकीर समझकर सृष्टि ससुराल में जीवन काटने लगी थी। इधर पवन शहर से पत्नी निभा को साथ लेकर पटना में रहने लगा था। अब पवन और निभा की नजरें ससुराल की करोड़ों की संपत्ति पर जम गई थी। पवन और निभा दोनों को पता था कि इसी साल फरवरी में ससुर शैलेंद्र कुमार सिन्हा नौकरी से रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के दौरान उन्हें लाखों रुपए मिलने वाले हैं। ससुर के जीवन भर की कमाई पर दोनों की गिद्ध दृष्टि जम गई थी और उन रुपयों को हासिल करना उनका मकसद बन गया था। कैसे और क्या करना है या उन्होंने पहले से ही योजना बना ली थी। इस योजना में पवन ने अपने छोटे भाई टिंकू को भी शामिल कर लिया था। फरवरी में बैंक मैनेजर शैलेंद्र कुमार सिन्हा नौकरी से रिटायर हुए। उन्हें जीपीएफ, ग्रेजुएटी और आज के मिलाकर 70-80 लाख रुपए मिले थे और उन्हीं से वह छोटे बेटे के लिए किसी वीआईपी एरिया में जमीन खरीदना चाहते थे और जमीन की तलाश में बिहार शरीफ भी गए थे। उसी दौरान कहीं से इसकी जानकारी पवन को लग गई
थी कि ससुर जी छोटे साले के लिए जमीन खरीदने की फिराक में हैं। पवन ससुर शैलेंद्र से मिला और उन्हें भरोसा दिलाया कि बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन के पास एक अच्छी और कीमती जमीन है। वह कीमती जमीन उसके जान पहचान वाले की है, देखना चाहो तो उसे देख लो। जमीन पसंद आने पर बात आगे बढ़ाई जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। दामाद की बात उन्हें पसंद आ गई। उन्होंने दामाद से जमीन दिखाने की बात कही तो उसने वह जमीन दिखा दी। वह जमीन उन्हें पसंद आ गई, बातचीत भी हो गई। 60 लाख में सौदा फाइनल हो गया और शैलेंद्र ने एक मुश्त रकम दामाद को दे दी। 60 लाख की रकम देखकर पवन की नीयत बदल गई। शैलेंद्र ने पवन से कह दिया था कि जमीन की रजिस्ट्री छोटे बेटे मनीष के नाम होगी। ससुर को झांसे में रख पवन ने विश्वास दिया कि वह जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन उधर उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जमीन मालिक को 60 लाख में से कुछ रुपए देकर बाकी के रुपए डकार गया। शैलेंद्र रजिस्ट्री बेटे के नाम पर करने के लिए बार बार दामाद पर दबाव बना रहे थे, जबकि ऐसा करने वाला नहीं था। वह तो रुपए डकार गया था। ससुर शैलेंद्र के दबाव बनाने से पवन घबरा गया था। वह समझ गया था कि उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर जमीन की रजिस्ट्री मनीष के नाम पर नहीं की तो इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता बचा है। ससुर को रास्ते से हटाने का फिर क्या था। उसके साथ दूसरी पत्नी निभा और उसका छोटा भाई टिंकू पहले से ही तैयार थे, सो उन्होंने इस खतरनाक योजना में साथ देने के लिए भी हामी भर दी थी। इस समय कोर्ट में सभी काम बंद पड़े थे। मई के महीने में थोड़ी ढील मिली तो ससुर ने फिर दबाव बढ़ाया कि जमीन की रजिस्ट्री जल्द से जल्द करा दें। आखिरकार मामला 60 लाख का है तो उसने ससुर को बताया कि 17 जून को रजिस्ट्री होगी, समय से छोटे साले मनीष को बुला लीजिएगा। इधर पवन ने ससुर को रास्ते से हटाने के लिए अपने छोटे भाई टिंकू के जरिए कॉन्ट्रैक्ट क्लियर अमर को 1 लाख रुपए की सुपारी दे दी थी, जिसमें पेशगी के तौर पर 40,000 शूटर अमर को दे दिए और बाकी रकम काम पूरा होने के बाद देनी तय हुई। इसके बाद से टिंकू और अमर दोनों शैलेंद्र की रेकी करने लगे कि वह कब और कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। 1 हफ्ते की रेकी में सारी जानकारी दोनों ने जमा कर ली थी। बस घटना को अंजाम देना शेष बचा था। 5 जून को छोटा बेटा मनीष गुवाहाटी से पटना आने वाला था। यह जानकारी पवन को हो गई थी। उसने घटना को अंजाम देने के लिए इसी दिन को अच्छा समझा और इसकी पूरी जानकारी शूटर अमर को दे दी। 5 जून की सुबह करीब 7 बजे शैलेंद्र बेटे को रिसीव करने अपने स्कॉर्पियो कार से पटना के लिए निकले। कार में वह पीछे बैठे थे और ड्राइवर अनिल कार चला रहा था। कार जैसे ही फतुहा हाईवे पहुंची तो टिंकू शूटर अमर को अपनी बाइक पर पीछे बैठाकर कार का पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कार को ओवरटेक करके ड्राइवर अनिल के हाथ में गोली मारकर कार ड्राइवर से शैलेंद्र के बारे में कंफर्म करने के बाद शूटर ने 3 गोलियां मारकर पूर्व बैंक मैनेजर शैलेंद्र कुमार सिन्हा की हत्या कर दी और मौके से दोनों फरार हो गए। बहरहाल पुलिस को शुरू से ही इसमें करीबियों के शामिल होने का शक था और हुआ भी वही। पवन को हिरासत में लेकर जब पूछताछ हुई तो पर्दा उठ गया और चारों आरोपी पवन, निभा, टिंकू और अमर गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने शूटर अमर की निशानदेही पर उसके पास से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक बाइक और एक स्कूटी, 3 मोबाइल फोन और सिम बरामद किए। अब चारों आरोपी जेल में बंद हैं। पुलिस उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी में जुटी है। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद पवन को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।